एवरीवन, तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ना ये होने वाली है FMPHW MMPHW जो प्रोग्राम्स है ना जो कि यहाँ पे 10वीं के बेसिस पर कराए जाते हैं। तो इसी के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दूंगा। जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स एडमिशन लेना चाह रहे होंगे, इन कोर्सेज करना चाह रहे होंगे आगे के लिए, तो वो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि वीडियो में सारी जो जितनी भी बातें हैं वो आपके लिए ही होने वाली हैं, आपके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। तो इसलिए आप बने रहिएगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो FMPHW MMPHW जो प्रोग्राम्स है ना, ये एक तो 10वीं के बेसिस पर कराए जाते हैं ना। 10वीं पास अगर आप हैं तो ये जो यहाँ पे FMPHW MMPHW कोर्सेज हैं, इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। जो भी यहाँ पे UT ऑफ JNK लद्दाख में जो भी कॉलेजेस हैं, चाहे गवर्नमेंट हो गए चाहे प्राइवेट हो गए, तो इन इंस्टीट्यूट्स में जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए क्या कुछ यहाँ पे आपको करना होगा, ये आप यहाँ पे देखोगे, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों जो बोर्ड है, बोर्ड मतलब JK भोपी, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना भोपी, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? द JNK बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो बोर्ड का क्या काम होता है, भोपी का काम क्या होता है दोस्तों? इनका काम ये होता है कि ये आपका एंट्रेंस टेस्ट कराते हैं। क्या कराते हैं? एंट्रेंस टेस्ट कराते हैं। मतलब किसी भी कॉलेज में, चाहे गवर्नमेंट हो गया प्राइवेट हो गया, उसमें एडमिशन लेने के लिए जो भी UT ऑफ JNK या लद्दाख के जो भी कॉलेजेस हैं ना, चाहे वो गवर्नमेंट के हो गए चाहे प्राइवेट कॉलेजेस हो, उनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एंट्रेंस देना पड़ेगा, यानी एक किस्म का एक एग्ज़ाम यहाँ पे देना पड़ेगा, जो कि JK भोपी की ओर से यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है, मतलब लिया जाता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम में जो भी आप मान लीजिए 120 नंबर 120 आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 120 नंबर के ये रहेंगे। तो अगर आप यहाँ पे अच्छे नंबर स्कोर करोगे एग्ज़ाम में, अच्छे नंबर अगर आप यहाँ पे लाओगे, तो यहाँ पे मेरिट आपका बनेगा, मेरिट तैयार होगा ना। उसी बेसिस पर जो भी आपके यहाँ पे नंबर आएंगे, उसी बेसिस पर आपका यहाँ पे मेरिट तैयार होगा। और फिर यहाँ पे आपको काउंसलिंग के लिए आगे ये बुलाते हैं, जिसमें दोस्तों आपको जो चांस रहते हैं, अगर यहाँ पे आपके अच्छे मार्क्स आए होंगे, मेरिट यहाँ पे बनेगा, तो रैंक आपकी अच्छी होगी, तो आगे फिर आपको 100% दोस्तों यहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस रहते हैं। लेकिन अगर मेरिट अच्छी नहीं होगी, रैंक अच्छी नहीं होगी दोस्तों, यहाँ पे अच्छे आप मार्क्स नहीं आप स्कोर कर पाओगे, तो फिर यहाँ पे जो है आपके यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस मिलने के चांसेस होते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट में क्या होता है ना, सीटें जो है लिमिटेड होती है। जैसे मान लो कि यहाँ पे मान लीजिए 10,000 यहाँ पे कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। 10,000 कैंडिडेट्स ने मान लीजिए फॉर्म भरा, और 10,000 में से 7,000 लोगों को मान लीजिए कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है ना वो सीट्स अवेलेबल है इनके पास, बोर्ड के पास हैं कि 7,000 सीटें इनको फिल करनी है। तो फिर बाकी के जो यहाँ पे बचते हैं ना 3,000, जैसे 7,000 फिल हो गया तो कितना बचा? 3,000 ना। सो 7 और 3 हो गया 10। तो ये जो बाकी के कैंडिडेट्स हैं वो कहाँ जाएंगे भाई? क्योंकि 7,000 जो यहाँ पे अगर उनको लेने होंगे तो वो तो लेंगे ना कि आपकी किस हिसाब से यहाँ पे जो है रैंक आपकी क्या है, आपने कितना अच्छा यहाँ पे स्कोर लिया, उस हिसाब से। फिर यहाँ पे कैटेगरी वाले भी होते हैं, जैसे SC हो गया, ST हो गया, RBA हो गया, ठीक है, डिफेंस पर्सनल हो गया। इस तरीके से कैटेगरी में भी यहाँ पे जो है वो रिजर्वेशन का परसेंटेज होता है, तो उस हिसाब से भी फिल करना होता है। तो फिर यहाँ पर 10,000 में जैसे अगर जिनकी अच्छी रैंक तगड़ी आती है, तगड़ी रैंक मतलब कि भाई अच्छी आप मार्क्स आप स्कोर करते हो, तो फिर आप यहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज दे दिया जाता है। उसके बाद फिर जितना भी यहाँ पे ओपन मेरिट, अगर आप ओपन मेरिट में आते हो तो ओपन मेरिट में जितने भी यहाँ पे रखा होगा उन्होंने कोटा, तो वो अगर फुलफिल हो जाता है, फिर बाकी जो बचे हुए कैंडिडेट्स होते हैं जिनके अच्छे मतलब परसेंटेज यहाँ पे अच्छे परसेंटेज भी नहीं आए, अच्छे मार्क्स भी नहीं आए हैं, फिर उनको बाद में ये ऑफ़र करते हैं कि आप ये प्राइवेट कॉलेज ले लो, ठीक है। और सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर गवर्नमेंट और जो प्राइवेट होता है ना, प्राइवेट और गवर्नमेंट का यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाता है? गवर्नमेंट में आपको कम खर्चे में हो जाएगा, थोड़ा सा खर्चे में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और प्राइवेट में फिर यहाँ पे थोड़ी सी फीस जो है वो थोड़ी ज़्यादा लगती है। तो इस कारण से यहाँ पे सारे लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले, अदरवाइज़ ज़्यादा कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी पढ़ाई अच्छी होती है। गवर्नमेंट में आप जानते हैं दोस्तों, प्राइवेट स्कूल में और गवर्नमेंट स्कूल में क्या फ़र्क होता है, क्यों ज़्यादातर यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में ही जो है
बच्चों की एडमिशन कराई जाती है, क्योंकि वहाँ पे अब सारे सोचते हैं कि भाई वहाँ पे पढ़ाई अच्छी होगी, ध्यान दिया जाता है, क्या जो बच्चे हैं उनकी ओर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो फीस तो लेते ही हैं वो। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट जो है यहाँ पे, गवर्नमेंट और यहाँ पे फ़र्क यही हो जाता है कि एक तो यहाँ पे जो है फ़ीस कम हो जाती है, सबसे बड़ा तो यही डिफरेंस है। बाकी कोर्स तो अच्छे से कराया जाता है, और प्राइवेट में फ़ीस ज़्यादा होती है, तो सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, सबकी अपनी अपनी कंडीशन होती है। तो ये एक जो है मेजर जो डिफरेंस है ये यहाँ पे हो जाता है। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि बताने का यहाँ पे मतलब ही यही है, और यहाँ पे ये जो वीडियो है ये लंबी भी हो रही है, तो कारण यही है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अदरवाइज़ मैंने यहाँ पे ऑलरेडी भी अपलोड किया हुआ है, तो यहाँ पे यही मेरा कारण और यही मेरा मोटिव है कि भाई हर एक के जो भी डाउट्स वगैरह है ना वो क्लियर हो जाएं, कोई डाउट उनके मन में ना रहे। ठीक है, अब यहाँ पे इसी नोटिफिकेशन के थ्रू हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें होती है, फ़ीस वगैरह क्या होती है। तो यहाँ पे बोर्ड के बारे में दिया गया है, तो ये प्रीवियस जो है यहाँ पे अब नोटिफिकेशन है, नेक्स्ट के लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, एक ही बार आपको यहाँ पे देखना है, बाकी आपके कोई डाउट रहेंगे नहीं। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे ना, ये देखो यहाँ पे फुल फॉर्म है, जैसे मैं शुरू में बता रहा था आपको, भोपी की जो यहाँ पे भोपी का मतलब होता है कि बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, इनका काम क्या होता है एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ कि भोपी का काम है, जेके भोपी का काम ये होता है कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, और जो भी सीट्स यहाँ पर होती हैं उनको फिलअप करना। ठीक है ना, जैसे कॉलेजेस में सीट्स वगैरह होती हैं, तो वो फिलअप कौन करता है, बोर्ड का यहाँ पे ये फिलिंग कराता है। और बाकी बाकी काम मतलब जैसे फीस है, फीस को लेकर क्वेश्चंस जो हैं इसमें भी आते हैं कि फ़ीस वगैरह क्या होती है। तो देखो, फ़ीस के रिलेटेड में यहाँ पे भी आपकी कन्वीनियंस के लिए बताया जाता है, और वैसे भी आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं बता देता हूँ, लेकिन एग्जैक्ट जो नंबर है ना फ़ीस का, वो आपको कॉलेज से ही पता लगता है, क्योंकि फ़ीस जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है, साल बाई साल यहाँ पे जो है जो फ़ीस है वो चेंज हो सकती है। तो इसलिए जो भी कॉलेज आपको मिलेगा काउंसलिंग के टाइम पर, वहाँ पर आप जाने से पहले वहाँ पे कांटेक्ट करके उनसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उनको ये पूछ सकते हैं कि भैया फ़ीस जो है इस साल आप कितनी चार्ज कर रहे हो। जैसे 2025 में आप एडमिशन ले रहे हो या 2026 में एडमिशन ले रहे हो, जब भी आप एडमिशन लोगे तो तब आपको वहाँ पे कॉलेज से ही एक बार कंफर्म करनी कि इस बार जो है FMPHW या MMPHW प्रोग्राम्स की आप जो फ़ीस है वो कितनी चार्ज कर रहे हो। तो ये आपने देख लिया भोपी की फुल फॉर्म क्या होती है। बाकी पैट की आपने देख लिया, पैट भी यहाँ पे लिखा है, पारा मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। NOC मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। RB का मतलब होता है रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया के जो भी आते हैं। ALC का मतलब होता है एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। DOB का मतलब होता है डेट ऑफ बर्थ, और IB का मतलब होता है इंटरनेशनल बॉर्डर। PSP का मतलब होता है जो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो सबसे पहले जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं, इन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको जो है फॉर्म जो है वो फिल करना होता है। सबसे पहले शुरुआत जो है फॉर्म से होगी, जब भी फॉर्म निकलेंगे उनको फॉर्म जो है वो फिल करना होता है। और फॉर्म के रिगार्डिंग में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आपको आती है तो आप मुझे कमेंट जो है वो कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं पूरी हेल्प करूंगा आपको फॉर्म फिल करने में, और कमेंट के ज़रिए भी बता सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, यहाँ पे मैं आपके साथ नंबर भी शेयर कर देता हूँ, 8491030369 के ज़रिए भी आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं अगर आपको फॉर्म जो है वो फिल करना होगा तो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करोगे तो यहाँ पे जो है ना वो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो अपलोड करने होते हैं, जो आप मेरे साथ शेयर करेंगे। और वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके मैं आपका जो है वो जो है हेल्प कर लूँगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी एडमिशन लेने के लिए क्या कुछ रखी गई है। तो सबसे पहले दोस्तों 10वीं के बेसिस पर ये जो प्रोग्राम्स हैं इनमें एडमिशन मिलती है। तो आपके पास एक तो नीचे JNK की डोमिसाइल या फिर लद्दाख की जो भी आपका केस है, जहाँ के भी आप रहने वाले हैं, लद्दाख के रहने वाले हैं तो लद्दाख की डोमिसाइल, UTF JNK के रहने वाले हैं तो UTF JNK की डोमिसाइल आपके पास होनी चाहिए। और 10वीं का मार्क्स कार्ड आपके पास होना चाहिए, और वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे
जो है वो यहाँ पे आपको रखनी पड़ेगी। मतलब ये कुछ एलिजिबिलिटी यहाँ पर है कि अगर आप यहाँ पे जो एडमिशन है वो लेना चाहते हो तो ये आपके पास होनी चाहिए। और जो भी कैंडिडेट अभी 10वीं में अपीयर हुआ है, मतलब उसके जो रिज़ल्ट वगैरह मान लीजिए नहीं आया है, तो भी यहाँ पे फॉर्म वगैरह फिल कर सकता है वो। लेकिन जब यहाँ पे जब वो एंट्रेंस टेस्ट देगा, उसका जब रिज़ल्ट डिक्लेयर करते हैं, जेके भोपी जब रिज़ल्ट डिक्लेयर करता है, तो उस टाइम तक जो आपका रिज़ल्ट है 10वीं का वो दोस्तों पास हो जाना चाहिए, मतलब आपका क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि आगे जो भी कॉलेज वगैरह अलॉटमेंट आपकी होगी, उसमें आपको जो भी कॉलेज मिलेगा वो आपसे फॉर्मेलिटी मांगेगा, तो उस टाइम अगर आपके पास नहीं होगी तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि 10वीं के बेसिस पर ही इन प्रोग्राम्स में एडमिशन मिलती है। लेकिन बोर्ड ने आपको इतना चांस दे दिया है कि अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया है, फॉर्म वगैरह आप फिल कर सकते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी और रिजर्वेशन का परसेंटेज यहाँ पे कितना क्या रिजर्व रखा गया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो कैटेगरी वाइज। तो मैं इस पे ज़्यादा यहाँ पे जो है मैं नहीं बताऊँगा आपको, आप खुद से ही यहाँ पे देख लीजिए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल होने के बाद कुछ और मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। एप्लीकेशन फॉर्म, अब देखो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले मतलब एप्लीकेशन फॉर्म ही यहाँ से ही स्टार्ट होगा आपका। जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स चाहे वो मेल हो फीमेल हैं, जो भी कोर्स को करना चाहती हैं, तो वो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत होगी एप्लीकेशन फॉर्म से। मतलब जब भी आप एडमिशन लोगे तो शुरुआत करनी पड़ेगी आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके। तो फॉर्म कैसे सबमिट करना है, तो ऑनलाइन मोड से फॉर्म सबमिट करना है। मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि अगर प्रॉब्लम कुछ आ रही है आप मेरे से कांटेक्ट में रह सकते हो, मैं पूरी हेल्प करूंगा आपको। और फॉर्म की फ़ीस जो है यहाँ पे 500 रुपये रखी गई है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑनलाइन ही पैसा जो है कटाना है 500 रुपये का। ऑनलाइन फॉर्म आपने फिल करना है, उसके बाद फिर आपके एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे दोस्तों। एडमिट कार्ड डाउनलोड करके जो भी डेट आपको दी गई होगी उस डेट को दोस्तों आपको जाना है एग्ज़ाम देने के लिए, अगर बोर्ड ने डिसाइड किया एग्ज़ाम लेने का। अदरवाइज़ दोस्तों अगर आप बोर्ड ने जेके भोपी ने मान लीजिए कि किसी साल ये सोचा कि आपका एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट नहीं कराना चाहिए, तो उस साल जो है आपका सिलेक्शन किस तरीके से यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी दोस्तों 10वीं क्लास में जो भी आपकी परसेंटेज रही होगी उसी बेसिस पर दोस्तों यहाँ पे आपका मेरिट बनेगा और आपको कॉलेज अलॉटमेंट के लिए बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो ये तो तब हो सकता है जब अगर बोर्ड को ऐसा लगता है कि यहाँ पे काउंसलिंग नहीं करा, ये सॉरी यहाँ पे जो है ना आपका एंट्रेंस टेस्ट नहीं कराना चाहिए, उस केस में मैंने आपको ये बताया। ठीक है, बाकी जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे तो इस तरीके से यहाँ पे फिल करना अपना नाम, देखो यहाँ पे सैंपल दिया गया है, फादर नेम इस तरीके से फिल कर लेना और डेट ऑफ बर्थ आप इस तरीके से फिल करोगे। उसके बाद फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट कौन कौन से अपलोड करनी है ऑनलाइन आपको, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद 10वीं का मार्क्स कार्ड या फिर डिप्लोमा जो भी आपके पास है वो आप अपलोड करोगे। इशूड बाय द कंसर्न वेयर रिजल्ट इज डिक्लेयर। और डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए यहाँ पे 10वीं का मार्क्स कार्ड ही लगता है और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है वो आप अपलोड करोगे। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने हैं। बाकी यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं कि आपका फ़ोटोग्राफ जो है इस तरीके का होना चाहिए, इस तरीके से ही आपको खींचना है, डेट वगैरह मेंशन करनी है। तो सैंपल के तौर पर बताया गया है। और बाकी दोस्तों यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे देख लेते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा, ये वन टाइम ही आपको देखना है, बाकी जो है आपको बार बार यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एडमिट कार्ड बाद में आएंगे, एडमिट कार्ड को जो है आप टेंशन मत लीजिए, आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता दीजिएगा, मैं इसमें भी आपको हेल्प कर लूँगा। तो एडमिट कार्ड लेके ही आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा जहाँ पे भी वेन्यू आपका होगा ना, जहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए आपको जाना है। बिना एडमिट कार्ड के वहाँ पे एलो नहीं किया जाएगा, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको लेना पड़ेगा, वहाँ पे उसका प्रिंट आउट आपको लेना पड़ेगा। सेंटर 2 जगह पे होगा, जम्मू और श्रीनगर 2 ही जगह पे आपका सेंटर होता है। इंग्लिश में वहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में।
और जो सेंटर आपको एक बार मिल गया फिर वो चेंज नहीं होने वाला, ठीक है, वहाँ पे ही आपको जाना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर अगर हम देखें तो नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर रहेगा, एक क्वेश्चन बुकलेट टाइप की मिलेगी आपको, 120 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे आपको, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, 0.25 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहती है। अगर किसी भी क्वेश्चन का आपने गलत आंसर दे दिया तो आपके मार्क्स जो हैं वो माइनस किए जाते हैं। और आंसर आपको कहाँ पे देना होता है, जो भी क्वेश्चंस होते हैं OMR आंसर शीट आपको मिलेगी अलग से, तो OMR जो आंसर शीट है उसके ऊपर आपको आंसर देना होता है क्वेश्चन का, ठीक है। जैसे 4 ऑप्शन होंगे ना, ये जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके ऑप्शन होंगे 1 2 3 4, 4 में से जो भी राइट लगता है आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, वो आपको चूज़ करना होता है। चूज़ कहाँ पे करना है, जो OMR आंसर शीट देंगे उस पर आपको डार्क करना होता है सर्कल। जैसे 1 नंबर अगर आंसर लगता है तो 1 नंबर पे आप डार्क करोगे, दूसरे नंबर पे लगता है ऑप्शन नंबर 2 तो ऑप्शन नंबर 2 पे डार्क करोगे इस तरीके से सर्कल को। और सर्कल का मतलब इस डार्क सर्कल करने का मतलब है कि आंसर आपने दिया है, मतलब वहाँ पे चूज़ किया हुआ आपने ऑप्शन, ठीक है। तो सीरीज़ वाइज यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट आपको मिलती है, जैसे मान लीजिए ए सीरीज़ है, बी सीरीज़ है, सी सीरीज़ है और डी सीरीज़ है, ठीक है। कोई भी सीरीज़ की आपको बुकलेट वहाँ पे मिल सकती है, आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले, ताकि जो है अगर आप चेक करोगे उसको तो क्वेश्चन बुकलेट को, तो आपको ये पता लगेगा कि जो मुझे बुकलेट मिली है, जो क्वेश्चन पेपर मुझे मिला है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी पेपर वगैरह जो है ब्लैंक नहीं है या कहीं से भी फटा हुआ नहीं है। तो ये एक बार आप चेक करना ज़रूर, क्योंकि अगर आंसर देना आप शुरू कर दिए तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, देखिए। अब देखो आंसर कैसे देना है। डल, जैसे यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने बताया क्वेश्चन नंबर 11वें का कि डल लेक जो है वो कौन से स्टेट में है, तो नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, राजस्थान में है, जम्मू कश्मीर में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर पंजाब में। राइट ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 को आपको OMR आंसर शीट पे इस तरीके से करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 11वें का ऑप्शन नंबर 2 इन्होंने यहाँ पे डार्क करके आपको बताया है सैंपल के तौर पर कि ये तरीका जो है सही है आंसर देने का। जो दूसरा तरीका है ना, ये गलत तरीका है आंसर। इस तरीके से अगर आप करोगे, जैसे हाफ सर्कल है, हाफ फिल करोगे और हाफ आप छोड़ दोगे, तो ये क्या गलत तरीका है ना। तो ऐसे में आपके मार्क्स जो है माइनस किए जा सकते हैं, हो सकता है आपके मार्क्स ही ना मिले, तो बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे अच्छा है पहले ही आप यहाँ पर एक बार देख लो, चेक कर लो। इसके अलावा दोस्तों टाइम पे आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है। और यहाँ पे देखो सिलेबस वगैरह भी बताया गया है। सिलेबस में क्या रहेगा, फिजिक्स से क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स से आपको 40 क्वेश्चन होंगे, 10वीं का सिलेबस होगा, जो भी 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा ना, तो वहाँ से ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से। तो फिजिक्स से कितने पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देख लो नीचे नीचे क्वेश्चंस बताए गए हैं, कितने क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछे जाएंगे। जैसे फिजिक्स से टोटल पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चन, जिसमें लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। और यूनिट नंबर 2 है यहाँ पे फिजिक्स में, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, यहाँ से भी 10 क्वेश्चंस होंगे। इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है तो यहाँ से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हो गया फिजिक्स का पोर्शन। फिर आ गया केमिस्ट्री का पोर्शन। केमिस्ट्री से भी 40 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 10वीं क्लास की जो केमिस्ट्री है। तो यहाँ पे देखो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, यहाँ से 10 क्वेश्चन। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से 10 क्वेश्चन। फिर यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल जो चैप्टर है, यहाँ से भी 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में। और एसिड बेस और साल्ट वाला जो चैप्टर है ना केमिस्ट्री में, इस यहाँ से भी 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और बाकी सब टॉपिक्स आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि कितना ये तैयार करना है, चैप्टर में सारे टॉपिक्स आपको तैयार करने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे बायो का पोर्शन। तो बायो से भी यहाँ पे 40 क्वेश्चन है, यानी टोटल क्या है 40 इंटू 3, 3 चौके 12, 120 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे। 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स के रहेंगे। और नेगेटिव मार्किंग भी आपने देखी ली, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है अगर आप किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर दे देते हो। तो बायो के पोर्शन में देखो लाइव प्रोसेस से पूछे जाएंगे 8 क्वेश्चन, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चैप्टर से भी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर है, यहाँ पे 8 क्वेश्चन यहाँ से भी होंगे। हेरिडिटी और जेनेटिक्स से भी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। और यहाँ पे है आवर एनवायरनमेंट, तो ये भी चैप्टर है बायो में दोस्तों, यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ से भी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे बताया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में। तो ये आप पहले से ही अच्छे से तैयार कर लीजिए 10वीं क्लास का सिलेबस, ताकि आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर पाओ एग्जाम में और अच्छा स्कोर कर पाओ दोस्तों, ताकि आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग ही आपको फिर वहाँ पे आगे चलकर जो है आपको काउंसलिंग में जो है कॉलेज मिल सके, ठीक है, उस टाइम आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े।
तो होप करता हूँ दोस्तों कि सारी चीज़ें अब यहाँ पे आपको क्लियर हो ही रही होंगी। तो अगर फिर भी कोई डाउट वगैरह रहता है तो फिर आप मुझे कमेंट के ज़रिए जो है वो लिख सकते हैं, बता सकते हैं मुझे। मैं पूरी हेल्प करूँगा आपको दोस्तों। आपके जो यहाँ पे डाउट्स रहते हैं उनका जो आंसर है वो करने के लिए मैं पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच।